हेलो एवरीवन, मैं शुभम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं यूपीएसआई और कांस्टेबल के पीवाईक्यू सीरीज में। आज हम पॉलिटी से रिलेटेड पीवाईक्यू करेंगे। इस सेशन का सबसे खास बात मैं आपको बताऊं, यहां पर जो आपको पीवाईक्यू कराया जाएगा वो स्टार्ट टू एंड वो भी चैप्टर वाइज कराया जाएगा। मतलब जो जितने भी पीवाईक्यू आपके आ रखे हैं, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, उस सब्जेक्ट का जो एक चैप्टर होता है, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी जिस जिस ईयर में आ रखे हैं सारों को एक अरेंज करके हम उसको लेके आए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन का विषय है। देखो बात यहां पे हो रही है नए राज्यों के गठन की। क्या बोला मैंने? किस अनुच्छेद के अंतर्गत नए राज्यों का गठन। देखो ऑप्शन में दे रखा है अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 9। ये कब एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा था? यूपीएसआई बैच 1 15 दिसंबर 2017 को। मैं आपको यहां पे क्लियर कर दूं, जो आर्टिकल 9 है ना, उसका मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है, जो भारत का नागरिक था, अगर वो विदेश में जाके वहां नागरिकता ले लिया तो यहाँ की उसकी नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। तो ये ऑप्शन होगा नहीं। जो आर्टिकल 22 है ना, ये बताता है कि भैया कानून में जो अगर आपकी गिरफ्तारी है तो होती है, तो उससे रिलेटेड भी आपको कुछ संरक्षण या कुछ आपके अधिकार है उसके बारे में है। तो आर्टिकल 22 भी, ये 22 भी कैंसिल हो गया। और जो आर्टिकल 12 है ना, ये बताता है राज्य की परिभाषा के बारे में। राज्य का राज्य की परिभाषा मतलब डिफिनेशन क्या है। ओके, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा? ऑप्शन ए, मतलब अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही नए राज्यों के गठन की बात की गई है। आई बात समझ में? टोटल आर्टिकल कितने? 395। आर्टिकल 3 क्या कहता है? नए राज्यों का गठन। ठीक है। आर्टिकल 12 क्या कहता है? राज्य का परिभाषा। आर्टिकल 22 क्या कहता है? कानूनन गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 9 क्या कहता है? अगर कोई व्यक्ति है जो भारत का नागरिक है, वो किसी विदेशी नागरिकता अगर धारण कर ली है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है। ये एक बार खुद से एक्सप्लेनेशन देख लो जो मैंने अभी आपको बताया। आर्टिकल 3 क्या कहता है, आर्टिकल 12 क्या कहता है, आर्टिकल 22 क्या कहता है, आर्टिकल 9 क्या कहता है। ठीक है, आगे बढ़ू। अगला क्वेश्चन है, किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है? बात हो रही है यूटी की, यूनियन टेरिटरी। देखो हर एक राज्य में विधानसभा या विधान परिषद होता है, वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही केंद्र शासित प्रदेश में। तो वर्तमान में अपने भारत में केवल 2 केंद्र शासित ऐसे प्रदेश है जहां पे विधानसभा है। कौन कौन सा? पहला है दिल्ली और दूसरा है पुडुचेरी। तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, क्या मैंने क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया कि किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है? तो मैंने क्या बोला? केवल 2 क्षेत्र में है। 2 यूटी वर्तमान में ऐसे हैं जहां पे भैया विधानसभाएं हैं। पहला है दिल्ली डीएल और दूसरा है पुडुचेरी। ठीक है, ये क्वेश्चन कब आया था? यूपीएसआई बैच 3 16 दिसंबर 2017 को। ठीक है, आगे बढ़ू। ये रहा क्वेश्चन, ये है कि भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता को लागू करने के लिए संविधान के किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता पड़ी? ठीक है, और ऑप्शन वाइज चलते हैं। 6वीं अनुसूची। भैया जो 6 नंबर का जो शेड्यूल है ना, ये क्या कहता है? ये कहता है कि ये क्षेत्र का नाम है ATMM, मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ये उनके लिए विशेष कानून कौन बनाएगा? राज्यपाल। राज्यपाल, ये उनके लिए है। ये ट्रिक आपको हमेशा एग्जाम में काम आएगा। मैंने अगर बोलेगा कि 6वीं 6 नंबर का जो शेड्यूल है उसके अंतर्गत में कितने क्षेत्र आते हैं या कौन से राज्य आते हैं, तो आप क्या बताओगे? ATMM मतलब असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। आई बात क्लियर यहां तक? अगर 7वीं अनुसूची के अंतर्गत पावर ऑफ सेपरेशन, मतलब यहां पे आपको संघ सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची के समवर्ती सूची के विषय मिलेंगे। तो यहाँ और किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं? 246। 246 आर्टिकल होगा। और अगर बात करते हैं कि केंद्र में कितने विषय हैं, तो 100। अगर बात आती है राज्य में कितने विषय हैं, तो आप बताओगे 61। अगर बात करें हम समवर्ती सूची विषय की, तो 52। ये रहा सेंट्रल, ये रहा स्टेट, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट। ठीक है, क्या कहा मैंने? ध्यान से समझो।
जो 7वीं नंबर की अनुसूची है उसके अंतर्गत क्या होता है, उसके अंदर आता है पावर ऑफ सेपरेशन, मतलब जितने भी समवर्ती सूची के विषय हैं, राज्य सूची के विषय हैं और केंद्र सूची के विषय है वो आते हैं। वर्तमान में केंद्र सूची के कितने विषय हैं, 100, और राज्य सूची के कितने विषय हैं, 61। अगर बात होगी समवर्ती सूची की तो वर्तमान में कितने हैं, 52। अगर सूची में कोई भी विषय पे कानून बनाने की बात आएगी, उस पर कौन कानून बनाएगा, केंद्र। राज्य सूची के विषय पे केवल कौन बनाएगा, राज्य बना सकता है। लेकिन अगर बात राष्ट्रीय हित की होगी या और भी सारी चीजें जो मैं आपको आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा, 5 ऐसे चीजें होती हैं कि राष्ट्रीय महत्व की बात आ गई या 2-3 राज्य मिलकर खुद ही ये बोले ये बातें, तो वहां पर भी केंद्र कानून बना सकता है। और समवर्ती सूची में कौन बनाएगा, ये दोनों, राज्य भी केंद्र भी। पर वहां पे अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो प्रायोरिटी किसकी दी जाएगी, संघ को। यहां तक आपको क्लियर है, ठीक है। अगर बात आती है 8वीं अनुसूची की, तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या आता है, उसके अंदर भाषाएं आती है। जो 22 भाषाएं भारत में मान्यताएं मिली हैं उनका जिक्र है। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। मतलब पहली अनुसूची के अंतर्गत ही भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता को लागू करने के लिए संविधान के एक अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी थी। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ू, ओके। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखो जो मैंने अभी आपको बताया। नोट डाउन करना चाहो नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने अनुसूचियां हैं। बात कर रहे हैं वर्तमान की। जब देश आजाद, मतलब जब संविधान लागू हुआ था उस समय 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी जो नंबर की अनुसूची है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उल्लिखित नहीं है। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया 6 नंबर का जो अनुसूची है उसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं। मैंने आपको ट्रिक बताया था, ATMM, ये रहा असम, ये रहा त्रिपुरा, ये रहा मेघालय और ये रहा मिजोरम। और मिजोरम, तो ऑप्शन चेक करो। मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम है, नागालैंड कहीं भी इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसीलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उल्लिखित नहीं है, तो आंसर हमारा नागालैंड होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंतर्गत जो 4 राज्य आते हैं वो ATMM से हमने याद कर रखा है, क्या है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। इस पर कौन कानून बना सकता है, इनको स्वायत्तता दी गई है भैया अलग से, इस पर कानून जो बनाता है वो राज्यपाल बनाता है। ठीक है, और वहां का डीएम भी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और स्टेट के डीएम की तुलना में। यहां तक बात क्लियर है, आगे चलूं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची का मिलान गलत है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको कुछ अनुसूची के बारे में बताया था, अगर आपको उतना हिंट या याद होगा तो आइए उसी के अनुसार इसको सॉल्व करते हैं। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत मैंने भाषा बताया था, तो भैया ये पहला ऑप्शन सही है। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत कुछ नए नियम संरक्षक, इसको बाद में देख लेते हैं, वैसे ये ऑप्शन सही है। इसमें दे रहा है 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर पालिकाओं का अधिकार है, बिल्कुल सही बात है। 11वां और जो 12वां नंबर का जो अनुसूची है, ये जब 73 और 74 अमेंडमेंट हुआ था पंचायती राज को लागू करने के लिए, जिसमें गांधी जी के आदर्श स्वरूप और उनका विजन दिखता है, ये उस समय की बात है। तो एक 73 अमेंडमेंट हुआ था, एक 74 हुआ था, ठीक है, 3rd और 4th। 3 में ग्राम के लिए था, 4th था और नगर के लिए था। ठीक है, ये आएगा भैया आपकी 12वीं अनुसूची, ये आएगा आपकी 11वीं अनुसूची में और ये आएगा 12वीं अनुसूची में। ठीक है, अब ध्यान से समझो। इसमें कह रहा है कि 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं का अधिकार है, बिल्कुल सही बात है। 11वीं अनुसूची में कह रहा है अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों का प्रशासन है, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि 11वीं अनुसूची में मैंने अभी आपको बताया यहां पे ग्राम की बात हो रही, ग्राम पंचायतों के निर्माण की यहां पे बात होगी, जो 73 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। ये प्रारंभ में जब संविधान लागू हुआ था उस समय नहीं बना था। बात क्लियर है।
73 एंड 74 अगर अमेंडमेंट में से जोड़ा गया तो 11वां और 12वां अनुसूची जोड़ा गया था। और अगर बात आती है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का प्रशासन आपको किस अनुसूची में देखने को मिलता है, तो आप 5वीं बताओगे। ध्यान से समझो इसको, अच्छे से कंफ्यूज मत हो। अगर बात आती है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का प्रशासन का किस अनुसूची में जिक्र है, तो आप 5th नंबर का बताओगे। अगर बात आएगी कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, तो आप शेड्यूल 6 बताओगे। अगर बात आती है पावर ऑफ सेपरेशन की कि कहां पे राज्य सूची का विषय, केंद्र सूची का विषय है या समवर्ती सूची का विषय है, आप 7वें नंबर का शेड्यूल बताओगे। अगर बात आती है भाषाओं को लेकर के कि भारत में जो 22 आधिकारिक भाषाएं हैं कौन से अनुसूची में है, तो आप उसका 8वें नंबर का बताओगे। अगर बात आती है जो भूमि संरक्षित कुछ कानून जो सुरक्षित रखे गए हैं वो कौन से अनुसूची में आते हैं, तो आप 9वें नंबर का बताओगे। ठीक है। अगर बात आएगी कि ग्राम पंचायतों का निर्माण या ग्राम पंचायती संबंधी लेकर के, तो आप 11 नंबर की अनुसूची बताओगे। और बात आती है कि नगर पंचायत का, तो आप 12 नंबर की अनुसूची बताओगे। अगर आपसे पूछा जाए 73 एंड 74 अमेंडमेंट के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो आप क्या बताओगे? 11 एंड 12 शेड्यूल जोड़ा गया। यहां तक खूब अच्छे से क्लियर है? आगे चलो। ठीक है, ये देखो जो मैंने अभी आपको बताया, यहां तक क्लियर है आपको? आगे बढ़ू। जब संविधान लागू हुआ तब इसमें कुल कितने अनुच्छेद थे? भैया बात हो रही 1950 की। 26 जनवरी की। तब कितने थे? 395 अनुच्छेद थे। पर अगर वर्तमान में बात करूं करंट में, 450 से ज्यादा अनुच्छेद हैं। तो कितने थे? ऑप्शन इसका ए सही है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आगे चलूं। मैंने क्या कहा कि अगर बात होगी कि जब संविधान लागू हुआ तो कितने अनुच्छेद थे, तो 395 बताओगे। अगर वर्तमान में बात किया जाए तो 450 से ज्यादा आर्टिकल्स है, क्योंकि बहुत सारे संशोधन, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, आपको तो पता ही है। ये सारा का सारा क्वेश्चन यूपीएसआई में आ रखा है, कोई कांस्टेबल में आ रखा है। आगे हो सकता है आपको ऐसे भी कुछ क्वेश्चन दिखे जहां पर नीचे ईयर एंड डेट मेंशन ना हो, तो परेशान नहीं होना, सारा क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू का है। बस मेरे टाइपर की थोड़ी गलती है, वो जल्दी जल्दी करने के चक्कर में शायद भूल गया होगा। उसको पता था कि सर आज क्लास नहीं लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आता हूं। ग्रैनविल ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया वह शब्द कौन सा है जिसका अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन राज्य सरकारें भी केंद्रीय नीतियों के कार्यान्वयन में सहयोग करती हैं? इसका डायरेक्ट इसका आंसर है सहकारी संघवाद। इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसका आंसर आपको याद कर लेना है। सहकारी संघवाद में ही ऐसा होता है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? कह रहा है कि भैया भारत के संविधान के मूल हस्तलिखित कॉपी कहां रखी गई है? मतलब जो जिसमें लिखा गया था सबसे पहला फॉर्मेट संविधान का, वो अभी कहां रखा गया है? तो आपका आंसर क्या होगा? संसद की लाइब्रेरी में रखा गया है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि मूल कॉपी इसकी कहां रखी गई है, तो आप क्या बताओगे? संसद की लाइब्रेरी में। क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, ऐसा नहीं एक बार क्वेश्चन आके दोबारा ये भाई कोई एक टॉपिक है वो फिक्स हो रखा है, उससे आप कितने क्वेश्चन बना सकते हो? ईयर पूछेगा, प्लेस पूछेगा, या तो उसका नाम पूछेगा। तो उसको तोड़ तोड़ के पढ़ना सीखो चीजों को। ठीक है, ये देखो इसका एक खास बात बताऊं, ये किसमें रखा गया है? ये संसद भवन की लाइब्रेरी में तो रखी गई है, लेकिन ये हीलियम के गैस से भरे कांच के बॉक्स में रखा गया है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हीलियम गैस से भरे ये कांच का बॉल तो बॉक्स से क्यों रखा गया है? इसमें रखने से क्या होता है कि हजारों साल तक जो भी कॉपी होती है उसमें दीमक नहीं लगते और काफी सुरक्षित रहती है, इसलिए उस पुस्तक को या फिर उस कॉपी को उसमें रखा गया है। क्लियर है यहां तक? आगे चलूं। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में पहली बार विधायिका में द्विसदनी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। आपने अगर मेरा पहला पीवाक्यू का लेक्चर देखा होगा तो उसमें आपको अच्छे से पता होगा कि मैंने इस पे अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन किया होगा कि भैया जो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, जिसका नाम है मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार भी नाम से जाना जाता है, कि इसके द्वारा ही अपने केंद्र में 2 स्तर पे देखने को मिलती है सदन। जो वर्तमान में लोकसभा राज्यसभा जैसा तो स्वरूप था, पर उसको लोकसभा राज्यसभा नहीं कहेंगे। ठीक है, ये देखो यहीं से शुरुआत हुई भैया। एक था राज्य परिषद, दूसरा था केंद्रीय विधानसभा, अपर हाउस। ये जो राज्यसभा की तरह काम करता था, ये जो था ये लोकसभा की तरह काम करता था। वर्तमान में अपर हाउस
राज्यसभा को लोअर हाउस आपको लोकसभा को बोला जाता है। यहां तक चीज क्लियर हुई क्वेश्चन? देखो आगे चलो। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ का जो सिंह स्तंभ है ये कब अंगीकृत किया गया था? मतलब ये कह रहा है कि भारत जो अपना अशोक चिन्ह है उसको, मतलब अशोक चिन्ह तो राष्ट्रीय प्रतीक है, उसको कब अपनाया गया? तो उसका सीधा आंसर है 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। इसमें है क्या? शेर है, एक शेर है। कितने शेर हैं टोटल? 4 शेर हैं, जिसमें 3 दिखते हैं, एक नहीं दिखते हैं। और इसमें धर्म चक्र है, धर्म चक्र है। चक्र में कितने तीलियां हैं? 24। और इसमें वृषभ है, वृषभ है। और क्या है इसमें? घोड़े हैं, घोड़े। क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक है जो अशोक चिन्ह है इसको कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। उसमें है क्या? पहले उसका मेन, उसमें वाक्य क्या लिखा हुआ? सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की सदा ही विजय होती है। उसमें 4 शेर हैं, हालांकि दिख 3 रहे हैं, एक पीछे की तरफ है। वृषभ, घोड़े, धर्मचक्र, यही सारी चीजें हैं। ठीक है, आगे चलो। ये देखो, सही है। भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची किस अनुसूची में दी गई है? देखो, जो अभी मैंने पिछले आपको कुछ देर पहले बताया, फिर से वही घुमा के प्रश्न पूछ लिया है। कब आया था? यूपीपी कांस्टेबल 2018 में। 2017 में तो यूपीएसआई में पूछा था, 2018 में यूपीपी में पूछ लिया था। ठीक है, इसका आंसर आप क्या करोगे? बस वही आठवीं सूची के अंतर्गत। कितने भाषाएं हैं? 22। ठीक है, और थोड़ा इसका और डिटेल देखते हैं। अगर इसमें डिटेल तो नहीं है, आगे आ जाओ। भारतीय संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया काफी हद तक किस देश के संविधान से प्रभावित है? देखो, यहां पे बात हो रही है कानून बनाने की प्रक्रिया, मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ऐसा वर्ड सुना है? शायद सुना होगा, मैं आपको सुनाता हूं। आर्टिकल 21, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही किसी की जान, किसी के जीवन को समाप्त किया जा सकता है, अर्थात नहीं। मतलब क्या समझे आप? आर्टिकल 21 ये कहता है ना भैया, पहले तो कोई कोई गिरफ्तारी होगी, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, इसके बाद अदालत जाएगा, वो फाइल, अदालत के बाद वहां पे फैसला होगा कि अगर वो गिल्टी पाया जाता है, उसके बाद ही उसका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा इससे उसके जान छीनी जाएगी, मतलब उसका जीवन समाप्त किया जाएगा, राइट टू लाइफ। तो ये कहां से लिया गया है? ये जापान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया वर्ग है ये कहां से लिया गया है? ये जापान से लिया गया है। और क्या क्या चीजें ली गई हैं? ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। संविधान संशोधन कौन सा आर्टिकल है? 370। ठीक है, इसमें विशेष बहुमत के द्वारा होता है, एक सामान्य बहुमत के द्वारा होता है। तो चीजें हैं, मैं आपको आगे और एक्सप्लेन करूंगा जब मैं फाउंडेशन वाला क्लास कराऊंगा इसमें। ठीक है, बात आती है आपातकालीन उपबंध की। आपातकालीन का उपबंध कहां से लिया गया है भैया? ये जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, आपातकाल कौन सा आर्टिकल कहां से कहां तक? आर्टिकल 352, 356, 360। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल जो 352 के अंतर्गत आता है। अगर राष्ट्रपति राज्य आपातकाल की बात करो 356 के अंतर्गत आता है। और अगर हम बात करते हैं वित्तीय आपातकाल जो आर्टिकल 360 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया है। अमेरिका से मौलिक अधिकार 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35। न्यायिक पुनरीक्षण, स्वतंत्र न्यायपालिका जैसी आदि प्रेरणा, ये सब अमेरिका से लिया गया है। यहां तक आपको क्लियर है अच्छे से? मैंने क्या बोला कि अगर बात आएगी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये वर्ड कहां से लिया गया है, तो आप क्या बताओगे भैया? जापान से। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन सा आर्टिकल में देखने को मिलता है? आर्टिकल 370 में। बात आती है जर्मनी, जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकालीन उपबंध। आपातकाल भारत में कितने प्रकार? 3 प्रकार के। कौन कौन से? राष्ट्रीय आपातकाल जो आर्टिकल 352 के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में आपातकाल लगता है, वो आर्टिकल 356 के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है वित्त आपातकाल, वो आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 307 के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद क्या? मौलिक अधिकार कहां से लिया गया भैया? अमेरिका से, आर्टिकल 52 से 35 तक। चीजें क्लियर है? आगे चलूं, आ जाओ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखो, अगर बात आएगी संघ की और बात आएगी प्रांत की,
जंग में तो आग बंद करके आप ये पंडित पीटी नेहरू लगा देना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, नेहरू। अगर बात है प्रांतों की, तो प्रांतों के अध्यक्ष कौन थे? पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। मैंने आपको एक ट्रिक दे दिया। क्या करना है, बात अगर संघ की आएगी तो जवाहरलाल नेहरू जी आपको टिक करना है, बात प्रांतों की आएगी तो आप किसका करोगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। आओ थोड़ा आगे से डिटेल देखते हैं। इसका डी ऑप्शन सही है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। अगला क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी संघ समिति के अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देखो यहाँ पे एक बात आई संविधान सभा के अध्यक्ष की। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपको दूसरे पेज में बताता हूं, इधर देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक तो था संविधान सभा, ये रहा संविधान सभा। इसको बात होगी अगर अस्थाई अध्यक्ष की, अस्थाई, तो होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अगर बात होगी अस्थाई अध्यक्ष की, अस्थाई, तो कौन होंगे भैया? वो होंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मैंने क्या बोला? अस्थाई अध्यक्ष कब बनते हैं? ये 11 दिसंबर 1946 को। ये पहली बैठक कब हुई थी? 19 दिसंबर 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का पहली बार अस्थायी अध्यक्ष जो बना, उसकी डेट क्या थी, कब बना? मतलब अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष कब बने, तो आप 11 दिसंबर 1946 बताओगे। यहां तक चीजें क्लियर है खूब अच्छे से? आगे चलूं, आ जाओ। 8वीं अनुसूची में भारत की कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? देखो अभी मैं आपको पिछले यही क्वेश्चन आया था, इसमें थोड़ा सा आगे, इसमें डायरेक्ट पूछ लिया कितनी भाषाएं हैं। तो भैया टोटल भाषाएं हैं अभी वर्तमान में 22 है, लेकिन जब देश लागू, मतलब ये सब चीजें जब लागू हुई थी 8वीं अनुसूची, उस समय कितनी थी? 14 भाषाएं थी। बाद में सिंधी जोड़ी गई कब? 1967 में। 1992 में कोकड़ी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई, 3 भाषाएं। 2003 में बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी जोड़ी गई। ये देखो आपके सामने है। मूलभूत में स्टार्टिंग में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। समय समय पे उनका संविधान संशोधन हुआ, या उसको संशोधन बोलो या फिर कोई एक्ट बना जिससे ये चीजें जोड़ी गई। संशोधन तो नहीं बोलेंगे, जो भी चीजें हैं आप देख लो इसको। तो 1967 में सिंधी जोड़ी गई, 1992 में कोंकणी, मणिपुर और नेपाली जोड़ी गई, 2003 में बोडो, संथाली और मिथली और डोगरी जोड़ी गई। चीजें क्लियर है यहां तक? आगे चलो, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। भारत का संविधान मूल रूप से कितनी अनुसूचियों के साथ लागू हुआ था और वर्तमान में कितनी है? देखो फिर से रिपीट क्वेश्चन। ये भी क्या कह रहा है भैया, जब देश में संविधान बना था उस समय कितनी अनुसूचियां थी, वर्तमान में कितनी है? सिंपल सी बात है, जब देश बना था 8 थी, अभी वर्तमान में 12 है। तो इसमें देखो कोई ऑप्शन में दिख रहा है? बिल्कुल डी दिख रहा है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आगे चलूं। भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा किया गया था? देखो इसमें ऑप्शन देखना, लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। इसमें नो डाउट, अरे यार ठीक है कोई बात नहीं, उत्तर आप लोगों ने देख लिया है। संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान है उसका निर्माण हुआ था। लेकिन अगर बात आए कि कौन सा मिशन द्वारा, जो कैबिनेट मिशन था, भारत आया था, कैबिनेट मिशन द्वारा ही संविधान सभा बनाने की मंजूरी मिली थी। और टोटल कितने? 10 सभाएं, समिति ऐसे बनी थी। 10 समिति के बाद लोगों का हस्ताक्षर हुआ, तब जाके भारत का संविधान लागू हुआ। अगर यहाँ पे ऑप्शन में कैबिनेट मिशन होता, संविधान सभा ना दिया होता, तो कैबिनेट मिशन इसका आंसर होता। और अगर आपसे ये कहा जब देश
जब संविधान लागू हो रहा था उस समय जितने भी सदस्य थे, टोटल कितने थे सदस्य, आपको मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा है। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कितनी महिलाएं ने इस पर हस्ताक्षर किया था, तो इसका आंसर 15 होगा। याद रखना, 10 समिति 15 महिलाएं थी। ठीक है, आगे चलूं क्वेश्चन को। क्या अगर ये भारत का संविधान किस सभा के द्वारा किया गया था, आप कैबिनेट मिशन बताओगे। संविधान सभा तो था ही, दोनों ऑप्शन में ऑप्शन को देख के आपको टिक करना है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखो ये भारतीय संविधान को किस तिथि को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मपित किया गया था। मतलब ये कह रहा है कि भैया कि ये जो डेट दिया हुआ है, आप लोग देखे कंफ्यूज हो रहे हो। अगर वैसे ये डेट दिया होता कि 26/1/1950 तो आप लोग तुरंत कर लेते, लेकिन यहाँ पे विक्रम सत संवत की बात हो रही है, तो इसका ऑप्शन आंख बंद करके ये याद कर लो। ये तो पढ़ाने की चीज नहीं है, ये याद करने की चीज है कि मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006। ठीक है, आपको अगर ये आज के डेट का दिया होता तो भैया आपका आराम से हो जाता। ये तो विक्रम डेट का पूछ लिया, तो इसको याद करो। क्या ऑप्शन में 2006 कहीं दिख जाए तो टिक मार देना। और ये चीज बहुत जरूरी, शुक्ल सप्तमी, शुक्ल सप्तमी 2006 कहीं दिख जाए, आंख बंद करके टिक करो। आगे चलो, अगला क्वेश्चन है भारत का गणराज्य के रूप में जन्म कब हुआ। सेम वही क्वेश्चन कि गणराज्य के रूप में जन्म कब हुआ, दिवस कब मनाया जाता है, इसका हैप्पी बर्थडे कब है। सबका एक ही आंसर, 26 जनवरी 1950। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके आ रखे हैं पीवाईक्यू में। मैं इसलिए ये क्वेश्चन बार बार लेके आ रहा हूं कि ये रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, मुझे पता है कि क्वेश्चन पर इनका में लाने का मकसद देखिए कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी रिपीट होते हैं। अगर कोई यूपीएसआई में पूछ रखा है तो कोई वही क्वेश्चन से हम जेल वार्डन में पूछ सकता है या यूपी के कांस्टेबल वाले भर्ती में पूछ सकता है। तो आपके लिए पीवाईक्यू बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पीवाईक्यू को अच्छे से करें, और साथ में जो एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ हर एक ऑप्शन का, शायद ही आपको कोई ऐसा दे रहा होगा, तो उसको भी अच्छे से सुनो और समझो। क्योंकि मैं एक क्वेश्चन से यहाँ पे आपके 4 नए क्वेश्चन तैयार होंगे और उन चारों क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। देखो ऑप्शन है मैसूर, हैदराबाद, जूनागढ़ या कश्मीर। हैदराबाद एक ऐसा रियासत था जिसने भैया भाग नहीं लिया था। ये तो देश में अपने शामिल ही नहीं होना चाहता था। जब अपना देश आजाद हुआ 1947 में, तो 552 टोटल रियासतें थी, लेकिन 3 रियासत ऐसी थी, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, जो अपने देश के साथ सम्मिलित नहीं होना चाहते थे। वो चाहते थे हम स्वायत्त रहे, हमारा अलग देश हो, राजा वाला वही कानून बनाकर रखना चाहते थे। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि विलय पत्र के द्वारा कश्मीर को भारत में मिला लिया गया, जन्म संग्रह हुआ, जूनागढ़ को मिला लिया गया। फिर बात आती है हैदराबाद की। हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो होता है, किसके नेतृत्व में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। तो आपका ऑप्शन बी सही है, और इसके पीछे की कहानी भी मैंने बता दी। ठीक है, और आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा था। देखो ये चीजें याद करने वाली होती है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन की नीड नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, के.एम. मुंशी जी ने इसको कहा था। और अगर मैं कहूं भारतीय संविधान में आर्टिकल 32 को किसने आत्मा तथा हृदय कहा था, उसने ये कहा था कि अगर आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान से निकाल दिया जाए तो भारतीय संविधान की मृत्यु हो जाएगी। तो उसको क्या बताओगे, किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। क्या आर्टिकल 32 को इन्होंने क्या बोला था, हर्ट एज शाउल, हर्ट प्लस शाउल, याद रहेगा। आगे चलूं, आ जाओ। जो मैंने अभी आपको बताया कि के.एम. मुंशी ने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा, क्योंकि यह संविधान के उद्देश्य, दिशा और मूल आदर्शों को दर्शाती है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये क्या दर्शाती है, संविधान के उद्देश्य, दिशा और मूल आदर्शों को। मतलब अगर भारत का अगर कोई भी प्रस्तावना एक बार पढ़ लेना, उसको समझ में आ जाएगा भारत देश कैसा है, इसकी योजनाएं क्या है, और भारत क्या चाहता है करना। ठीक है, आ जाओ आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वी द पीपल ऑफ इंडिया किस चीज को दर्शाता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, मतलब ये भारत की जनता। सिंपल सी बात है, इसने कहा है कि जो भारत की संविधान है
स्टार्टिंग का लाइन ही इससे शुरू होता है, हम भारत के लोग, मतलब ये भारत का जो संविधान है ये भारत के लोगों के द्वारा ही बनाया गया है और भारत के लोगों के लिए ही है। ठीक है, देखो प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से ही होती है, इस बात को दर्शाता है कि भारत का संविधान भारत के जनता के द्वारा बनाया गया है और जनता के लोगों के लिए ही है। ये आपको यहां तक क्लियर है? आगे चलो। देखो अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी कहा है? आपको सिर्फ याद करने की नीड है, यहाँ पे सर अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था कि भैया जो उद्देशिका है ये भारतीय संविधान की कुंजी है, सेम वही बात। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, देखो उद्देशिका में क्या है, एक है सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, एक है राजनीतिक, राजनीतिक न्याय, और एक है आर्थिक, आर्थिक। ये कहां से वर्ड लिया गया है? ये लिया गया है रूसी क्रांति से। ठीक है, वहां के आदर्श है, वहीं के आदर्श से लिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त न्याय सामाजिक न्याय आर्थिक न्याय राजनीतिक न्याय का आदर्श किससे लिया गया है? तो ये वर्ड जो है रूसी क्रांति से ली, ठीक है, वहीं से प्रेरित होके। अगला क्वेश्चन है, किस मामले में उद्देशिका को संविधान का हिस्सा माना गया? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, ध्यान से याद करना। 1973 में केस होता है, क्या होता है केस? केशवानंद भारती, केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट, 1973 में केस सर। इसके द्वारा यह कहा गया कि जो उद्देशिका है ये भारतीय संविधान का ही हिस्सा है और इसको कभी चेंज नहीं किया जा सकता, और आगे भी जितने भी केसेस आएंगे इसको ही कॉल ऑफ रिकॉर्ड, मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला होता है उसको एक और भी राज्यों के लिए या स्टेट के जितने हाई कोर्ट होते हैं या कोई भी कोर्ट हो उसके लिए कॉल ऑफ रिकॉर्ड माना जाता है, मतलब उसका द्वारा दिया गया निर्णय के हिसाब से भी आप रेफरेंस पर किसी का भी जजमेंट आप सुना सकते हो कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था तो उसी के तहत हम भी ये फैसला दे सकते हैं। ये दे दिया। आज तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है तो इसलिए आज 25 से क्वेश्चन कर पाए हम लोग। आगे से मेरे पूरा प्रयास रहेगा कि हम पूरा पीआईक्यू का 30 क्वेश्चन का सेट लेके आऊं, पूरा 30 का 30 करें। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और बताएं चीज़ों को। और आपका अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम का वहाँ पे एक आईडी भी मेंशन है, उस पर भी आप अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।